नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों के साथ। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब। 2023 में दर्शनार्थियों ने तीर्थयात्रियों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, आंकड़ा 50 लाख के पार। देहरादून के परेड ग्राउंड में लगेगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। सुरक्षा व्यवस्था के रहेंगे खास इंतजाम, भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद। प्रदेश में रिक्त पदों को भरने की कवायद। वन विभाग में शुरू होगी जल्द नई भर्तियां। 2024 तक सभी रिक्तियों को भरने की संभावना। प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। सीधी भर्ती से भरे जाएंगे 50% पद। मामले में लोक सेवा आयोग को भेजा प्रस्ताव। देश भर में दिवाली की तैयारियां तेज। बिना लाइसेंस के रिहायशी इलाकों में सज रही आतिशबाजी की दुकान। मामले में डीएम ने कहा कि कोई भी बिना लाइसेंस के पटाखे बेचते नजर आया तो होगी कार्रवाई। उत्तरकाशी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध चरस बरामद। रुड़की में नाला निर्माण न होने पर लोगों में भारी रोष। लोगों ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। बिल्डर पर लगाया तानाशाही करने का आरोप। रुड़की में वाल्मीकि समाज के लोगों में दिखा रोष। 2 महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न देने पर जताई नाराजगी। पुजारी के खिलाफ दी गई तहरीर। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर जारी। साल 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े आए सामने। रेस ड्राइविंग से की जा। रामनगर में नर गुलदार की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत। विभाग ने शव का कराया पोस्टमार्टम। जांच में जुटी वन विभाग की टीम। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से आ रही एक बड़ी खबर का। नैनीताल से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें, सीएम धामी नैनीताल दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं इस दौरान वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाना है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की खबर सामने। नैनीताल दौरे पर जाने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाना है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की संभावना है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, सीएम धामी नैनीताल दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल के वार्षिकोत्सव में इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी छात्रों से बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान सीएम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाना है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए नैनीताल से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस दौरान? जी, सीएम आज नैनीताल दौरे पर आने वाले हैं। लगभग 10:30 बजे का जो समय है वो उनके पहुंचने का समय निर्धारित किया है। और नैनीताल पार्वती प्रेमा जगाती जो स्कूल है उसमें उनका कार्यक्रम आयोजित होना है। और उम्मीद जताई जा रही है कि नैनीताल के लिए कुछ खास तोहफा वो लेके आने वाले हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी बात तो सामने नहीं निकल के आई है कि क्या कुछ कहेंगे, लेकिन बहरहाल सीएम जिस तरीके से लगातार नैनीताल दौरे पर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नैनीताल को एक पर्यटन नगरी के तौर पर और बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। और खासकर हल्द्वानी से नैनीताल जो रोड है उस रोड के चौड़ीकरण की बात सीएम पहले भी कह चुके हैं। और पर्यटन को देखते हुए इस रोड को चौड़ी करने के लिए शायद सीएम कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। जी, नैनीताल दौरे पर रहने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में इस दौरान शामिल होंगे। पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पार्वती प्रेमा जगाती का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाना, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें,
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। वहीं 9 नवंबर को ओलंपिक संघ का ध्वज मिलने वाला है। वहीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। 9 नवंबर को ओलंपिक संघ का ध्वज मिलेगा। नौ नवंबर को ओलंपिक संघ का ध्वज मिलेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 9 नवंबर को ओलंपिक संघ का ध्वज मिलेगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 9 नवंबर को ओलंपिक संघ का ध्वज मिलने वाला है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 9 नवंबर को ओलंपिक संघ का ध्वज मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी ये यहां पर जिम्मेदारी उत्तराखंड को मिलती हुई नजर आ रही है, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड? बिल्कुल, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करने वाला, वही 9 नवंबर को यहाँ पर होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा से देखा जा रहा है कि खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में खेल मंत्री के द्वारा लगातार खेलों को बढ़ावा दिए जाने के बाद ये अभी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। जैसे उत्तराखंड को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का भी उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन भी हुआ। इसी तरीके से राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करने का यह जो उत्तराखंड को मिला, अपने आप में काफी बड़ी बात है। इससे उत्तराखंड की छवि देश और विदेश में काफी ज्यादा अच्छी होगी और लोग उत्तराखंड को जानेंगे, क्योंकि उत्तराखंड जो ये देवभूमि है, यहाँ पर अनेकों तीर्थ यात्री लोग आते रहते हैं, यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते रहते हैं घूमने के लिए। इस प्रकार से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड को विश्व खेलों की मेजबानी का ये मिल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर कहते ही हैं कि उत्तराखंड में चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी स्तर के लोग हो, सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ वो खेल के लिए विशेष प्रोत्साहन वो देते भी रहते हैं। वो आयोजन भी अलग खुद उनका किया रहता है कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने भाषण में भी कहते हैं और विभिन्न प्रकार से वो आयोजित खेलों को वो बढ़ावा भी देते हैं। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यशराज, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों की उत्तराखंड मेजबानी करने वाला है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से ये बड़ी खबर सामने। देहरादून में दरबार लगने वाला है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देहरादून से 50,000 भक्तों के इस दौरान पहुंचने की संभावना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देहरादून में लगेगा दरबार, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने वाला है। वहीं इस दौरान 50,000 भक्तों के पहुंचने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देहरादून से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार देहरादून में लगाया जाना है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने वाला है, क्या कुछ पूरी अपडेट है, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? वहीं साथ ही यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, राजधानी देहरादून में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहली बार दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम को परेड ग्राउंड मैदान में आयोजित किया जा रहा है। वहीं यदि बात की जाए तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को परेड ग्राउंड मैदान में कर दिया गया और इसी को देखते ही अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। और परेड ग्राउंड के खेल मैदान में दरबार लगाने के लिए खेल निदेशालय से अनुमति भी मिल गई है।
आज ही यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेज बनकर तैयार हो गया और आज ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहली बार दिव्य दरबार यहाँ पर लगने जा रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कार्यक्रम के संयोजक निवृत्ति यादव ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए स्टेडियम में यहाँ पर परेड ग्राउंड में इस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है। वहीं दरबार में करीब 50 से 60 हजार भक्तों के पहुंचने की संभावना है। वहीं यहाँ पर VIP पास भी दिया जा रहा है जिससे लोगों को आने में कोई असुविधा ना हो। और आज यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री का 4 नवंबर यानी आज को धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार 5 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। और वही मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि परेड ग्राउंड में जो ये लग रहा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं, इसी को देखते हुए यातायात की सुविधा को कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पर पुलिस बल की संख्या को बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ शहर में सभी जगह पूरी तैयारियां कर ली गई और शहर में सभी जगह ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से भी तैयारी कर ली गई है। परेड ग्राउंड में जो आयोजन किया जाना है वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों को जाने में कोई दिक्कत परेशानियां ना हो। गाड़ियों को लोग स्टेडियम के बाहर ही खड़े करेंगे और गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार से श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये दरबार लगने वाला ही है। अपने आप में ये पहली बार दरबार लग रहा है और चूंकि यह रिकॉर्ड रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार जहाँ पर भी लगा है उसमें काफी भीड़ रहती है, भक्तों की काफी संख्या रहती है, लोग उनसे मिलने के लिए हमेशा। यहाँ पर आपको बता दें देहरादून में दिव्य दरबार लगने वाला है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आनंद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें इस दरबार में 50,000 भक्तों के पहुंचने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तृत चर्चा की। साथ ही माननीय रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार के लिए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी पर उत्तराखंड प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आलाकमान की ओर से सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का आदेश है। वहीं आगामी 5 तारीख को सपा प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है जिस पर चुनावों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में एक बैठक हुई थी जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों की। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये निर्देश हुआ है हमें कि आप अपनी 5 लोकसभा की सीटों पे उत्तराखंड में तैयारी शुरू करो। अगर हमारा गठबंधन होता है तो हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे जिसमें हम 2 सीट तो जरूरी लेंगे। 3 सीट के लिए हमने कहा है नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए, पर 2 सीट तो हमें जरूरी चाहिए, उसमें से उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए। तो हम 5 वैसे तो हमें उम्मीद यह है कि ये गठबंधन शायद ना हो पाए जिस तरह की बातें चल रही है, फिर भी जो राष्ट्रीय निर्देश होंगे हमारे पे हम उस पर कार्य करेंगे। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस मुहिम में सपा भी पीछे नहीं है। आने वाली 5 तारीख को सपा द्वारा प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विशेषकर इस बार सपा द्वारा मैदानी सीट को लेकर विशेष फोकस रहेगा जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला शामिल किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार अब परेड ग्राउंड देहरादून में लगेगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम और भीड़ प्रबंधन के लिहाज से इस कार्यक्रम की जगह बदल दी है। जानकारी के अनुसार पहले देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के फुटबॉल मैदान में ये आयोजन होना था। वहां परेड ग्राउंड में 4 नवंबर को बाबा के दरबार की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कल 4 बजे दिव्य दरबार सजने जा रहा है।
और आपको पता है जो पूरे भारत भर में जहाँ भी धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगता है, लाखों की संख्या में भीड़ जमा होती है। शासन और प्रशासन की सुविधा है और तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। जी बिल्कुल, इसमें जो कल प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, उसके मद्देनजर जो हमारी ट्रैफिक प्लानिंग है उसमें पूरे सिटी को 2 जोन में बेसिकली डिवाइड किया गया है। पहला हमारा परेड ग्राउंड है जो पूरा 0 जोन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर उस एरिया में नहीं आएगा। और दूसरा जो शहर के आउटर पॉइंट से वहीं से हम जो है डाइवर्ट करके वाहनों को पार्किंग की तरफ भेजेंगे, जिसमें मेनली जैसे ISBT शिमला बाईपास और इधर GNS रोड से जितनी भी जो बसें या कोई भी प्राइवेट व्हीकल भी अगर कार्यक्रम स्थल की ओर आएगा उसकी पार्किंग वो हमारी बन्नी स्कूल की तरफ रहेगी। ऐसी 6 नंबर पुलिया और रिंग रोड की तरफ से जो गाड़ियां आएगी उनकी हमारी जो ये रेसकोर्स गुरुद्वारा है वो पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है। जो मसूरी राजपुर रोड से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए हाथी बरतला और सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर पार्किंग की व्यवस्था। इसी तरीके से हर जगह हमने जो पार्किंग स्थल है वो चिन्हित किए हैं। हरिद्वार में विवादित धर्म संसद का आयोजन करवाने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठानी शुरू कर दी है। उनकी मौजूदगी में कई संतों ने हरिद्वार की हर की पौड़ी से पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा कर संतों का ये दल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड को मस्जिद और मजारों से मुक्त करने की मांग करेगा। संतों के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में सभी मदरसे और मस्जिद मकड़ जाल की तरह फैले हुए हैं। ऐसे में इनको हटाया जाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि स्वामी नरसिंहानंद गिरी मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित हुई विवादित धर्म संसद में यति नरसिंहानंद ने भी हेट स्पीच दी थी। उत्तराखंड देवभूमि है, सनातन का उद्गम स्थल है और चारों धाम है। तो यहाँ जो है ये मजार, मदरसे, मस्जिद और ये जिहादी, ये राक्षसी प्रवृत्ति के मुसलमान क्यों? इसलिए इनको यहाँ से निकालें। इस प्रकार की मांग को लेकर के हम ये पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पिछले समय कुछ कार्रवाई जो की है, लब जिहाद पे, लैंड जिहाद, कुछ जो है मस्जिद मजारे जो है तोड़ी है, लेकिन ये काफी नहीं है। और भी मजार मस्जिदें हैं, ये सारे के सारे हटने चाहिए। नहीं तो एक दिन ये मुसलमान हम सभी हिंदुओं को ये टुकड़े कर करके खा जाएंगे, पका करके नमक मिर्च लगा करके खा जाएंगे। ये है कि सारी मस्जिदें, सारे मदरसे, सारी मजारे अवैध हैं। एक भी मजार या मस्जिद या मदरसा इस देश में वैध नहीं है। इन सारी मस्जिदों को, मजारों को, मदरसों को अरब में जाकर बनना चाहिए। यहाँ इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये जो आज यहाँ की पेड़ से यात्रा शुरू हो रही है, किस उद्देश्य को लेकर निकाली? उद्देश्य ये है कि देवभूमि को जिहाद और जिहादियों से मुक्त करवा दिया जाए। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ एक भी मस्जिद न रहे, एक भी मदरसा न रहे और एक भी मजार न रहे। कौन कौन आज यात्रा में शामिल? देखिए, स्वामी राम स्वरूपानंद जी और इनके साथ इनके बहुत सारे गुरु भाई और इनके शिष्य, सारे लोग जो है ये मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा यहाँ से लेके जा रहे हैं। हम साधु इसीलिए जा रहे हैं, हम लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति दिखाई है। तो उन्हें साधुवाद भी देना है और ये बताना भी है कि ये काफी नहीं है, अभी और भी कार्रवाइयां होनी बाकी है। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से बर्निंग वार्ड की दरकार है, जो कि जल्द ही पूरी होने जा रही है। आपको बता दें कि दीपावली का पर्व जल्द ही आने वाला है। ऐसे में बर्न पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है। इस दौरान बर्न वार्ड के संबंध में CMS अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बर्न वार्ड स्थापित हो चुका है, जिसमें 4 बेड ICU और 6 बेड सामान्य के हैं। इनमें जो मैन पावर की कमी है उन्हें चिन्हित कर ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, बर्न वार्ड हमने लोगों ने इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर 4 बेड ICU और 6 बेड नॉर्मल में अभी ये स्टार्ट होगा। इसके लिए जो मैन पावर की कमी थी उसको चिन्हित कर लिया गया है, तो वो अब ट्रेनिंग के लिए उनको जाना है। उसके जस्ट आते ही ये बर्न वार्ड हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्या लगता है कि ये दिवाली से पहले हो सकता है? देखिए, बिल्कुल दिवाली के पहले ही शुरू करने का अभी तक प्लान है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो ये दिवाली के पहले शुरू हो जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।